क्या 3000 किलो का बम युद्ध का आखिरी हथियार है? रूस ने इतना बड़ा बम क्यों गिराया है, जानते हैं इसके बारे में। 3000 किलो का बम रूस ने यूक्रेन पर गिराया। अब तक का सबसे बड़ा हमला इसको जो है वो बताया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में नया मोड़ आ गया है। इन सब का भारत पर क्या असर होगा, इस सब के बारे में जानते हैं विस्तार से। तो क्या है खबर, सबसे पहले ये देख लेते हैं। 3000 किलो का बम क्या यूक्रेन युद्ध और खतरनाक मोड़ पर आ गया है? यूक्रेन का युद्ध जो है, जो रशिया के साथ चल रहा है, क्या वो अब खतरनाक मोड़ पर आ गया है? तो जहां अगर हम बात करें बम जो है वो कहाँ गिराया गया है, तो ओरिहोव और ये जो इसका स्थान है वहां पर जो है इसको गिरा दिया गया है। इसके बाद हम जानते हैं, और अगर हम इसको मैप में इस जगह को देखना चाहें तो ये है यूक्रेन और ये है रशिया। ये ब्लैक सी और सी ऑफ अजब के बीच जो इनकी ये वाटर टेरिटरी है, मतलब स्ट्रेट है। तो यहाँ पर जो है इन बमों को जो है वो गिराया गया है रशिया के द्वारा यूक्रेन पर। अगर हम इसके बाद देखें तो घटना के तथ्य, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, तो किसने किया है, ये रूस ने जो है वो मतलब इस बम को गिराया है। क्या है, कौन सा बम है या फिर क्या किया गया है, तो फैब 3000 है। ग्लाइड बम से हमला जो है वो 3000 kg तक का बम जो है वो गिराया गया है। अगर हम बात करें ये सब जो है वो कहाँ हुआ है, तो यूक्रेन के ओरिखोव शहर पर जो है वो ये गिराया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि कब, तो सोमवार 12 जुलाई को जो है वो ये हमला किया गया है। हमले के जो सबूत हैं वो रूस द्वारा भी जो है वो इसकी वीडियो जारी की गई है। इसके परिणाम की अगर हम बात करें तो भारी तनाव और भारी तबाही और तनाव जो है वो इन सब में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इन सब के साथ ये भी जो है वो बढ़ा है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। फैब 3000 जो है वो क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। मतलब ये जो गिराया गया है, तो ये फैब 3000 जो है वो क्या है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये है फ्रेगमेंटेशन एविएशन बॉम्ब के नाम से भी जो है वो इसको जाना जाता है। इसके वज़न की अगर हम बात करें तो 3000 किलो का जो है वो इसका वज़न है, यानी कि 3 टन का ये बम है। और इसी के साथ ये गैर परमाणु बमों से में जो भारी होते हैं उन सब में जो है वो भारी बम इसको एक माना गया है। इसके अगर हम देश की बात करें तो सोवियत संघ यानी कि रूस के द्वारा इसको बनाया गया है। ये एक प्रकार का डंप बॉम्ब है, यानी कि डंप बॉम्ब अगर हम इसको समझें कि यानी कि ग्रेविटी बॉम्ब है। मतलब पहले सीधा नीचे गिराया जाता था, अब जो है वो डायरेक्ट अपने ही निशाने पर जो है वो इसको गिराया जाए। इसकी क्षमता की अगर हम बात करें तो ये 14,000 किलो का जो है वो विस्फोट भरा हुआ है। इसके अंदर 1 किलोमीटर के दायरे से में जो है वो भारी तबाही ला सकता है। इसके बाद अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो बड़े बंकर पर, फैक्ट्री पर, पूरे शहर के ब्लॉक को उड़ाने के लिए जो है वो इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। अगर हम इसके नए रूप की बात करें तो अब इसे जो है वो ग्लाइड बम में जो है वो बदल दिया गया है, यानी कि जो फैब 3000 था इसको जो है वो ग्लाइड बम में बदल दिया गया है। तो ग्लाइड बम में और इसमें फैब 3000 में जो है वो क्या डिफरेंस है, अगर हम इसके बारे में देखें तो ग्लाइड बम क्या होता है, इससे पहले हमें ये जानना होगा। ग्लाइड बम जो है वो एक ऐसा बम है जिसके पंख या फिर मतलब फिन लगे होते हैं जिसके अंदर, और वो हवा में ग्लाइड करके दूर जो है वो जा सकता है। कैसे काम करता है अगर हम इस पर देखें तो लड़ाकू विमान दुश्मन की रेंज से 5 से 70 किलोमीटर दूर से ही बम जो है वो छोड़ देता है, और बम में लगे जीपीएस प्लस पंख जो होते हैं यानी विंग जो होते हैं वो इसे टारगेट तक ले जाते हैं। पायलट को टारगेट के ऊपर आने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती है, यानी इन सब में जो है वो पायलट अपनी जगह या फिर जो मतलब टारगेट करने वाले हैं वो जो है अपनी जगह सुरक्षित रहते हैं। ये जो दुश्मन की रेंज है उससे 5 से 70 किलोमीटर की निशान दूर पर जो है वो ये बम छोड़ दिया जाता है, और लेकिन ये पहुंचता है, इसके विंग जो हैं इसे वहां तक ले जाते हैं जहां की इसकी जो है वो मतलब टारगेट सेट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये फैब 3000 और ग्लाइड बम जो है वो क्यों खतरनाक है, तो फैब 3000 को गिराने के लिए विमान को बहुत पास जाना पड़ता था, जिससे जो है वो खतरा बढ़ जाता था। यानी कि विमान को जो है वो अपने जो दुश्मन का एरिया है, जो दुश्मन की रेंज है उसके बहुत ज़्यादा पास जाना पड़ता था, जिससे खतरा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता था। लेकिन अब ग्लाइड बम के जरिए जो है वो ये हो रहा है कि पंख लगने की वजह से ये 50+ किलोमीटर दूर से जो है वो दागा जा सकता है, जो सुरक्षित भी है और घातक भी। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो अभी जो हमला किया गया है उसमें इसको जो है वो इस्तेमाल किया गया है। इसके नतीजे की अगर हम बात करें तो एक बम से पूरा इलाका जो है वो तबाह कर दिया गया है। ऐसा भी जो है वो इसमें किया जा सकता है। अगर हम रूस और युद्ध के यूक्रेन की जो है वो मतलब पृष्ठभूमि की बात करें, इसके बैकग्राउंड की, मतलब ये कब शुरू हुआ था और ये अब तक जो है वो किस
मतलब किस स्थिति में जो है वही चल रहा है। तो सबसे पहले आती है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मेन पॉइंट निकल कर आता है सोवियत संघ, यानी कि 1991 से पहले जो है वो यूक्रेन यूएसएसआर का ही हिस्सा था और रूस भी जो है वो रूस के द्वारा इसको बनाया गया था। रूस और यूक्रेन की संस्कृति, भाषा, धर्म जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे। इसके बाद आता है बुडापेस्ट ज्ञापन 1994 का, यानी कि यूक्रेन ने परमाणु हथियार छोड़े थे, जिसकी वजह से बदले में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन ने सुरक्षा का दावा जो है वो किया गया था। अगर हम इसके ऐतिहासिक दावे की बात करें तो रूस और यूक्रेन को जो है वो अपना भाई यानी कि अपना भाई देश मानता है। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन और रूस एक ही लोग हैं। तो इन सब को लेकर ये जो है वो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है पहले। अगर हम मुख्य कारण की बात करें यानी कि कोर इशू क्या रहे हैं युद्ध के, तो नाटो का विस्तार। रूस का आरोप है कि नाटो जो है वो पूरब की तरफ बढ़ रहा है और यूक्रेन को सदस्य बनाना चाहता है। इन सब में रूस की मांग ये रही है कि यूक्रेन कभी भी नाटो में ना जाए, इसे वो अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। यानी कि रूस का ये मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो के साथ मिल जाता है तो वो रशिया के लिए जो है वो ये खतरनाक साबित होगा, इसलिए वो यूक्रेन को जो है वो नाटो में शामिल होने से रोकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर क्रीमिया और डोनबास का मुद्दा निकल कर आ जाता है। 2014 में क्रीमिया पर जो है वो रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन आज भी जो है वो इसे अपना हिस्सा मानता है। यानी क्रीमिया जो एक जगह है वहाँ पर क्रीमिया और डोनबास का जो है वो मेन मुद्दा है। रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेन का मानना यह है कि ये जो है वो हमारे देश की जगह है या फिर हमारा हिस्सा है जिस पर इनके द्वारा जो है वो कब्जा किया गया है। इसके बाद अगर हम डोनबास की बात करें तो डोनबास का भी जो है वो सेम ही मुद्दा है, यानी कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी समर्थक अलगाववादी हैं। 2014 से जो है वो वहाँ पर यही लड़ाई चल रही है। भाषा और पहचान की भी जो है वो मुख्य कारण है। पूर्वी यूक्रेन में जो है वो ज़्यादातर लोग रूस भाषा बोलते हैं, रूसी भाषा बोलते हैं, और यूक्रेन में जो है वो सरकार ने रूसी भाषा पर रोक लगाई भी है। तो इसकी सब की वजह से जो है वो ये तनाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम देखें तो युद्ध जो है वह कब शुरू हुआ था, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि 24 फरवरी 2022 को जो है वो ये युद्ध शुरू हुआ था। रूस ने विशेष सैन्य अभियान शुरू किया था यूक्रेन के खिलाफ। अब इन सब में रूस का तर्क जो है वो ये है कि यूक्रेन में जो है वो रूसी सभी भाषाओं की रक्षा प्लस नाटो को रोकना प्लस डोनबास की रक्षा, ये सब जो है वो रूस का तर्क है। मतलब रूस का मानना है कि हमने जो है वो ये सैन्य अभियान इसलिए शुरू किया था ताकि हम जो है वो रूस में सभी भाषाओं की, यूक्रेन में जो है वो रूस की जितनी भी भाषाएं हैं उन सब की जो है वो हम रक्षा कर सकें, नाटो का विस्तार रोक सकें, यानी कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से हम रोक सकें, और इसी के साथ साथ डोनबास की रक्षा भी जो है वो हम कर सकें। अब यहाँ पर यूक्रेन और पश्चिम का तर्क भी निकल कर आता है। उन सब का मानना ये है कि ये यूक्रेन की संप्रभुता पर जो है वो हमला है। ये रूस का अपने आप को मतलब एक बड़े के तौर पर दिखाना है कि हम जो है वो रक्षा करेंगे, तो ये उसकी संप्रभुता पर जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसकी संप्रभुता पर हमला है। अगर हम 2026 तक की स्थिति की बात करें युद्ध की क्या है, तो युद्ध जो है वो लंबा खिंचा है, यानी कि 4 साल से ज़्यादा लगातार युद्ध को हो गए हैं। हथियार और ज़्यादा घातक हो चुके हैं, यानी कि अब फैब 3000 जैसे 3000 किलो के बम जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और इसी के साथ ओरिखोव पर हमला इसी का उदाहरण है। अगर हम शांति वार्ता में फेल हुए हैं, यानी कि ये जो है वो शांति वार्ता करने में फेल हुए हैं, दोनों पक्ष अपने अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, कोई भी जो है वो अब एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके आर्थिक प्रतिबंधन भी हुए हैं, यानी कि प्रतिबंध किए गए हैं आर्थिक रूप से। पश्चिम ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं और रूस ने जो है वो ऊर्जा हथियार बनाना शुरू कर दिया है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो हमला किया गया है इस जगह पर, तो ये जगह क्यों महत्वपूर्ण है, अगर हम सबसे पहले इस जगह को जानें तो यहाँ पर जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु पावर प्लांट है। यानी कि जिस जगह पर हमला किया गया है वो जो है यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु पावर प्लांट है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो परमाणु बम या फिर परमाणु हथियार जो है वो तैयार किए जाते हैं। इसी के साथ औद्योगिक प्लस कृषि प्लस काला सागर से जुड़ा ये क्षेत्र है, और इसीलिए रूस और यूक्रेन दोनों के लिए जो है वो ये रणनीतिक वॉर इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ मुख्य पॉइंट्स निकल कर आते हैं, जिनमें सबसे पहले निकल कर आता है सैन्य पहलू। यानी कि अगर हम सैन्य पहलू की बात करें तो यहाँ पर मिलिट्री एस्पेक्ट रहे हैं। ये फैब 3000 जो है वो सोवियत काल का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम इसको बताया जा रहा है। ग्लाइड बम की अगर हम बात करें तो विमान से दूर से दागा जाता है, बचाव यहाँ पर मुश्किल है। संकेत यानी कि रूस युद्ध को जो है वो तेज़ कर रहा है। अगर हम भौगोलिक पहलू की यहाँ पर बात करते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सपेक्ट इसके क्या निकल कर आ रहे हैं, तो यूक्रेन का औद्योगिक प्लस कृषि केंद्र जो है वो यहाँ पर स्थित है जहाँ हमला किया गया है। इसी के साथ यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र भी इसको जो है वो माना जाता है। काला सागर से जुड़ाव भी इसका रणनीतिक
रणनीतिक महत्व जो है वो बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं इसके आर्थिक पहलू पर, यानी कि इसके इकोनॉमिकल जो एस्पेक्ट हैं वो क्या हैं। तो गेहूँ उर्वरक और जो इसके साथ तेल के दाम हैं वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। और वैश्विक सप्लाई चेन जो है उस पर भी दबाव बनेगा और यूरोप में ऊर्जा संकट गहरा हो सकता है। इसके बाद अगर हम इस बात करते हैं मानवीय पहलू की, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन जो एस्पेक्ट इसके निकल कर आते हैं, तो नागरिकों की मौत और पलायन जो है वो इसका एक मुख्य पॉइंट यहाँ पर देखा जा रहा है। युद्ध अपराध के आरोप यहाँ पर बताए जा रहे हैं और शरणार्थी संकट यूरोप पर जो है वो लगातार बना हुआ है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इसकी जो है वो यूपीएससी पर्सपेक्टिव है, उससे अगर हम इसको देखते हैं तो ये कुछ सब्जेक्ट से रिलेट करता है, जैसे कि ये रिलेट करेगा GS2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, यानी कि इंटरनेशनल जो इसके रिलेशन है उससे ये अगर रिलेट करेगा। तो यहाँ पर भारत की स्थिति को अगर हम देखें तो भारत जो है वो यहाँ पर संवाद और कूटनीति की नीति जो है वो अपना सकता है, उसका समर्थन कर सकता है। ना तो वो रूस के खिलाफ जाएगा और ना ही यूक्रेन के खिलाफ यहाँ पर जाएगा। इसके बाद इसी में जो है वो दूसरा पॉइंट निकल कर आता है SCO या फिर ब्रिक्स के बारे में, यानी कि रूस भारत को रणनीतिक साथी मानता है, इसीलिए संतुलन जो है वो ज़रूरी है। UN में भारत की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन में, तो युद्ध को रोकने और शांति वार्ता की वकालत जो है वो भारत यहाँ पर करता है। अगर हम GS3 से देखें तो ये GS3 से भी रिलेट करता है, जिसमें सुरक्षा और अर्थव्यवस्था आ जाती है, यानी कि सिक्योरिटी और जो इकोनॉमिकल कंडीशन है। तो रक्षा के लिए S-400 जो है वो सुखोई डील पर असर इसका दिखाया जा रहा है। हथियार सप्लाई चेन जो है वो बाधित हो गई है। इसके बाद अगर हम देखें तो ऊर्जा सुरक्षा, यानी कि रूस से सस्ता तेल आएगा और भारत के लिए फ़ायदा और दबाव यहाँ पर दोनों ये इसी स्थिति में देखे जा सकते हैं। GS4 से ही रिलेट करेगा नैतिकता से, यानी कि नीति शास्त्र से जो है वो ये एथिक्स से भी रिलेट करेगा, जिसमें इसका मुद्दा मेन निकल कर आ रहा है नागरिक क्षेत्रों पर बमबारी और क्या ये नैतिक है। भारत के सिद्धांत का अगर हम देखें तो वसुधैव कुटुंबकम जो है वो भारत की नीति है और पंचशील। तो ये सब जो है वो इसके कुछ पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसको मेन पॉइंट के साथ समझें, यानी कि की पॉइंट्स अगर हम इसमें देखें क्या निकल कर आ रहे हैं, तो की पॉइंट यहाँ पर बनते हैं, जिसमें GS2 में जो है वो ये बहुपक्षीय विश्व और सुरक्षा दुविधा का उदाहरण जो है वो यहाँ पर इसका देखा जा सकता है। इसी के साथ अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो भारत की चुनौती यहाँ पर है, यानी कि रूस पुराना मित्र है और पश्चिम जो है वो नया साथी है, इसलिए संतुलनकारी नीति बनाना जो है वो ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की अगर हम बात करें यहाँ पर तो संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, इसी के साथ जो है वो संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता वर्सेस सुरक्षा चिंताएँ जो है वो यहाँ पर ये वजह देखी जा रही हैं। इसके साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो भारत के साथ जो संबंध हैं, भारत के साथ जो यूक्रेन के संबंध हैं, अगर हम इसमें बात करें तो समय की कसौटी से परखा हुआ मित्र जो है वो भारत के लिए रूस साबित हुआ है। रक्षा के लिए 60% हथियार रूस से जो है वो लिए जाते हैं और S-40 सुखोई और ब्रह्मास्त्र और परमाणु पनडुब्बी जो है वो रूस से ली गई है। इसके बाद अगर हम ऊर्जा की बात करें यहाँ पर तो यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से सस्ता कच्चा तेल जो है वो खरीदता है। ऊर्जा सुरक्षा यहाँ पर बनी हुई है। कूटनीति की अगर हम बात करें तो UNSC में भारत का समर्थन हुआ है। ब्रिक्स और SCO में जो है वो इसका साथ दिखाया गया है। अगर हम भारत और रूस के रिश्ते के इतिहास की बात करें तो 1971 के युद्ध में रूस ने भारत का साथ दिया था। इसमें पश्चिम के दबाव में भारत ने जो है वो रूस से दूरी नहीं बनाई थी। अब भारत का यूक्रेन के साथ संबंध की अगर हम बात करें तो USSR के समय ऐतिहासिक रूप से अच्छे संबंध जो है वो साबित हुए थे और यूक्रेन से डिफेंस और इक्विपमेंट जो है वो भारत को मिलता था। इसके बाद अगर व्यापार की बात करें तो गेहूँ, सूरजमुखी तेल, उर्वरक यूक्रेन और भारत में जो है भारत से डिफेंस इसमें जो है वो मिलता है। इसी के साथ अगर हम देखें तो भारत का खाद्य टोकरी भी जो है वो यूक्रेन को माना जाता था। अगर हम इसके छात्र की बात करें तो युद्ध से पहले 18,000 प्लस भारतीय छात्र जो है वो यूक्रेन में MBBS करते थे। युद्ध के बाद की अगर हम बात करें तो भारत ने मानवीय सहायता भेजी है। दवाइयाँ, अनाज और कंबल जो है वो भारत के द्वारा भेजे गए थे। भारत का स्टैंड जो है वो संवाद और कूटनीति का समर्थन है। जिस तरह अभी हमने बात की थी, युद्ध की निंदा भी करता है और प्रतिबंध भी नहीं लगाए गए हैं, यानी भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति है वो अभी तक जो है वो चल रही है। अगर हम मुद्दे की बात करें यहाँ पर तो रशिया के साथ जो है वो भारत का मुद्दा निकल कर आता है, जिसमें भारत की संतुलनकारी नीति है। तो भारत का रुख है रणनीतिक, साथ ही रक्षा प्लस ऊर्जा के कारण संबंध जरूरी है। अगर हम यूक्रेन की बात यहाँ पर करते हैं तो संप्रभुता का सम्मान और मानवीय मदद यहाँ पर जारी है। पश्चिम के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, भारत का रुख तो लोकतंत्र प्लस व्यापार के कारण संबंध जरूरी है। इन सब में ये सिद्धांत निकल कर आते हैं कि युद्ध का समाधान युद्ध नहीं बल्कि शांति वार्ता का समर्थन है। भारत किसी एक का पक्ष जो है वो नहीं ले रहा है, बल्कि भारत का पक्ष
वो भारत का पक्ष ले रहे हैं। भारत के लिए यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ भी जो है वो देखने को मिल रही हैं, जिसमें तेल और गेहूँ है। रूस प्लस यूक्रेन संकट से महंगाई बढ़ सकती है। रक्षा सप्लाई की अगर हम बात करें तो रूस जो है वो उलझा है, तो हथियार की डिलीवरी लेट हो सकती है। कूटनीतिक दबाव की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अमेरिका कहता है रूस से तेल मत खरीदो। ग्लोबल साउथ की आवाज़, भारत शांति वार्ता में मध्यस्थता जो है वो बनना चाहता है। इन सब में जो है वो मतलब कुछ और पॉइंट्स भी निकल कर आते हैं, जिसके बारे में हम सब ने बात कर ली है। तो अब हम देखते हैं इसके निष्कर्ष में जो है वो क्या है। तो इसका निष्कर्ष है, वर्तमान स्थिति युद्ध विराम की संभावना जो है वो कम बताई जा रही है। हथियार और ज़्यादा घातक होते जा रहे हैं, जिससे युद्ध बढ़ने की संभावना और ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। अगर हम भारत की भूमिका की इन सब में बात करें, तो ग्लोबल साउथ का जो है वो नेता बनकर शांति वार्ता में मध्यस्थता भारत जो है के द्वारा जो है वो की जा सकती है। यानी कि भारत जो है वो युद्ध के बीच में एक लीडर की तरह काम करके शांति वार्ता में मध्यस्थता जो है वो बना सकता है। भारत का मानना है कि और युद्ध जो है वो किसी भी जो है वो जीत का समाधान नहीं है, संवाद से ही रास्ता जो है वो निकलेगा। यानी युद्ध के द्वारा जो है वो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। युद्ध किसी का समाधान नहीं है, संवाद से ही रास्ता निकलेगा। ये मेन पॉइंट जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।